मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, स्पीकर पद को लेकर भिड़ गया इंडिया गठबंधन, उतार दिया अपना उम्मीदवार। क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने वाला है बड़ा झटका। इस बार बिहार में भी दोस्तों इंडिया गठबंधन करेगा खेल। जी हाँ, चुनाव से पहले ही बीजेपी और नीतीश की बड़ी मुश्किल है। आखिरकार क्यों दोस्तों टीडीपी लगातार दे रही है चुनौती, कहा अगर स्पीकर हमारा नहीं तो गिरा देंगे सरकार। बताएंगे क्या है लोकसभा स्पीकर को लेकर पूरा मामला, और कैसे दोस्तों बीजेपी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी ने ईवीएम को बता दिया ब्लैक बॉक्स। बताएंगे इससे आगे क्या हो रहा है, क्यों राहुल गांधी इस चीज़ों पर भड़के हुए हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में घमासान, इंडिया गठबंधन ने चल दी दोस्तों अपनी अगली चाल। दोस्तों सब जानते हैं कि स्पीकर पद को लेकर टीडीपी अड़ी हुई है, और टीडीपी शुरू से ये कह रही है कि वो स्पीकर अपना उतारेगी, यानी कि उसका उम्मीदवार होगा स्पीकर पद पर, तभी वो उनका साथ देगी, वरना वो तोड़ देगी इस गठबंधन को। ऐसा दूसरी तरफ बीजेपी तिकड़मबाजी करने में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से स्पीकर पद उनके पास हो जाए। लेकिन आप भी जानते हैं दोस्तों कि स्पीकर पद अगर आ गया तो बीजेपी धीरे धीरे कर तमाम पार्टियों को तोड़ देगी, और इसीलिए दोस्तों चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद पर अड़े हुए हैं। ऐसा दूसरी तरफ आपको याद होगा एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ऐसे ही गिरी थी स्पीकर के बल पर, और यही कारण है जो स्पीकर पद को लेकर बीजेपी और टीडीपी भिड़ी हुई है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने अपनी चाल चलते हुए कहा है कि अगर टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू का स्पीकर हुआ तो वो सपोर्ट करेंगे चंद्रबाबू नायडू के स्पीकर को। टीडीपी से साफ साफ कहा है विपक्ष ने कि वो टीडीपी के स्पीकर का समर्थन करेंगे और उसको चुनने में सुनिश्चित करेंगे। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों जाहिर सी बात है, अब जब साफ ही इंडिया गठबंधन ने अपना पूरा समर्थन टीडीपी को दे दिया है तो उसका बहुमत बहुत ज़्यादा हो जाता है एक तरीके से। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी भड़के, राहुल गांधी बोले फिलहाल नरेंद्र मोदी ने दोस्तों आपको याद है अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अब ईवीएम का मुद्दा कहाँ गया, गायब हो गया। पेपर चुनाव से पहले तो बहुत उठा रहे थे कि ईवीएम हैक हो जाती है, लेकिन दोस्तों अब ऐसा कालाकांडी सामने आई है कि नरेंद्र मोदी भी अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे। ये मामला शुरू होता है दोस्तों एलन मस्क से, जो ट्विटर हैंडल के दोस्तों नए मालिक हैं एलन मस्क। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है और ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम का यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे मज़े की बात पता है क्या, जैसे ही ईवीएम का राग छेड़ा गया बीजेपी बिलबिला उठी। अगर बीजेपी दोस्तों ईवीएम में गड़बड़ियां नहीं करती है, अगर बीजेपी से ईवीएम का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर बीजेपी क्यों बिलबिला जाती है जब भी कोई ईवीएम की बात करता है। तो जैसे ही एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो पूरी की पूरी बीजेपी एलन मस्क के पीछे पड़ गई और एलन मस्क को सलाह देने लगी कि ईवीएम कैसे हो सकती है, और आप जो है लोगों को अपना ज्ञान मत दीजिए, तमाम तरीके की चीज़ें बोलने लगी। लेकिन दोस्तों एलन मस्क ने बीजेपी की कमज़ोर नफ्स पे हमला कर दिया। हालांकि ये उन्होंने नेचुरली कहा था कि ईवीएम पर चुनाव नहीं होना चाहिए। दरअसल दोस्तों मैं आपको सच बताऊं तो ये सारे जितने भी ऐप के मालिक हैं ये सब के सब दिल में चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पीएम पद से इंडिया में हट जाएं, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने इन लोगों को भी परेशान कर रखा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ट्विटर हैंडल पर मोदी सरकार ने कई पाबंदियां लगा रखी हैं, जो कि ट्विटर पहले नाम था उसका एक्स नाम कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी ने इन सब लोगों को परेशान कर रखा है, इसीलिए भले ही खुलकर कोई ना बोलता हो लेकिन कहीं ना कहीं वो बोल जाते हैं वो लोग, और वो दिखाई देता है कहीं ना कहीं इंडिया के बाहर के जो लोग हैं वो भी नरेंद्र मोदी की तानाशाही से परेशान आ चुके हैं। उनकी सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा रूल रेगुलेशन लगा दिए गए हैं, अगर वो कुछ बोल देते हैं तो छापे पड़वा देते हैं ट्विटर पर, तमाम चीज़ों पर। तो यही कारण है। हालांकि मज़ा तब आया जब एलन मस्क के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी के ईवीएम को एक ब्लैक बॉक्स बता दिया। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ है महाराष्ट्र से ये मामला शुरू हुआ। इसको लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी ने
ईवीएम को एक ब्लैक बॉक्स बना रखा है और ये बीजेपी की काली करतूतों का दोस्तों कट्ठा चिट्ठा है एक तरीके से। और याद कीजिए ईवीएम को लेकर दोस्तों शुरू से जंग छिड़ी है। आप सोच रहे होंगे कह रहे इतनी सारी सीटें तो इंडिया गठबंधन जीत गया, फिर क्यों अब ईवीएम पर सवाल उठते हैं। दोस्तों ईवीएम पर सवाल इसलिए उठते हैं कि बीजेपी अपना आंकड़ा बढ़ाने के लिए, अपनी सीटें बढ़ाने के लिए जहां पर कम मार्जिन होता है, मान लीजिए अभी हाल ही का जो मामला आया है महाराष्ट्र का, सिर्फ 48 पहले 1 वोट से जीत रहे थे, फिर री काउंटिंग में 48 वोट से कैसे जीत गया महाराष्ट्र में एनडीए का कैंडिडेट, सवाल ये उठता है। यही नहीं, अब इस पर सवाल खड़े हो रहा है कि आखिरकार ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स बन चुका है। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल ईवीएम में का जो ईवीएम था वो महाराष्ट्र में एनडीए के कैंडिडेट के मोबाइल से जुड़ा था, रिश्तेदार से जुड़ा था। तो आप समझिए दोस्तों, जो महाराष्ट्र में 48 वोटों से जीते, सिर्फ 48 वोटों का फासला, जिस मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसमें घोटाले होते हैं, कम मार्जिन यानी कि अगर आप 50 या 45 वोट से आगे पीछे चल रहा हो तो इसमें बड़ा घोटाला कर देती है बीजेपी। और यही कारण है जो अब चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया है कि जवाब दिया जाए बीजेपी के नेता के रिश्तेदार के पास ईवीएम वाला मोबाइल क्या कर रहा था। इस पर दोस्तों ओटीपी जनरेट होती है और आपको बता दें चले इस मोबाइल में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। मुंबई पुलिस ने इस मोबाइल को हालांकि जब्त कर लिया है, लेकिन मुंबई में अभी सरकार किसकी आप अच्छे से जानते हैं, क्या कार्रवाई होगी ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो फिलहाल हालांकि जब्त कर लिया गया है लेकिन अब तक पता नहीं चला है। एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि दोस्तों कैंडिडेट के पास मोबाइल फ़ोन वहाँ तक पहुँचा कैसे, जबकि दोस्तों वहाँ पर मोबाइल ले जाना मना है। दूसरी बात, बीजेपी के रिश्तेदार के पास वो मोबाइल क्या कर रहा था जो ईवीएम से जुड़ा हुआ था, ये कई संशय पैदा करता है। क्योंकि पहले आपको बता दूँ, जो एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार जीता है शिवसेना की 48 वोट से, वो पहले खाली 1 वोट से जीत रहा था, फिर रिकाउंटिंग करी गई तो 48 वोट से जीता। तो सवाल यही उठता है कि 48 वोट का मार्जिन बहुत कम होता है और पहले तो 1 से ही जीत रहा था। तो ये सवाल तो बनेगा ना दोस्तों कि आखिरकार ये मामला है क्या। हमने आपसे कई बार कहा था, याद कीजिए, चुनाव के वक्त के जहाँ पर कम मार्जिन वाली सीटें फंसी हुई हैं वहाँ पर बीजेपी खेल कर सकती है और यही ईवीएम घोटाले की बात होती है। ऐसा नहीं कि बीजेपी हर सीट पर ईवीएम घोटाला कर सकती है, लेकिन जहाँ पर मार्जिन कम होता है दोस्तों वहाँ पर खेल किया जा सकता है और इसीलिए हम लोग ये चीज़ को बार बार दोहराते हैं आपको और बताते भी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में मचा घमासान दोस्तों। इस बार संजय रावत बोले बीजेपी की सरकार स्टेबल नहीं है, कभी भी गिर जाएगी, इसलिए हमने स्पीकर पद को लेकर टीडीपी को किया समर्थन। दरअसल संजय रावत ने प्रधानमंत्री को लपेटे में ले लिया। संजय रावत का कहना है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो ऐसे हवा में नहीं कही है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, ये एक स्टेबल सरकार नहीं है। और दोस्तों स्टेबल सरकार ना होने का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि विपक्ष के कंधों पर रखकर मोदी सरकार सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार भी वो 5 साल तक लोगों के सर पर बोझ बनकर रहें। इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों आम जनता के ऊपर एक बोझ की तरह है जिसको जनता धो रही है। 60% लोगों ने नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट वोट किया है, यानी कि इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश में नफरत को बढ़ावा देता है, जो महंगाई गरीबी बेरोजगारी के सवाल पूछने पर जवाब नहीं देता है या फिर महंगाई गरीबी के सवाल पर बोलते ही नहीं है प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, आज प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए कि खुद ही अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता को दोस्तों नरेंद्र मोदी एक बोझ की तरह लगने लगे और जब आप किसी को बोझ की तरह लगने लगते हैं तो लोग उसको ढोना नहीं चाहते हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो ना शिक्षा की बात करे, जो ना रोज़गार की बात करे, ना दोस्तों महंगाई की बात करे। और दोस्तों बात क्या, 2014 के बाद राहुल गांधी ने सही कहा बिल्कुल कि 2014 के बाद राजनीति में एक अलग चीज़ हमें देखने को मिली कि इस देश का प्रधानमंत्री नफरत को खुलेआम बढ़ावा देता है दोस्तों। मतलब आप समझिए, मंदिर बनेगा तो मस्जिद भी बनेगी, ये बात ठीक है। शमशान, अगर कब्रिस्तान है तो शमशान भी बनेगा। बताइए आप, कब्रिस्तान शमशान की बात हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये नहीं कह रहा कि पिछली सरकार ने अगर एम्स बनवाए थे तो मैं भी बनवाऊंगा, अगर कोई सरकार ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है तो मैं भी दूंगा। इन मुद्दों पर बात होना चाहिए, लेकिन भटकाकर किसी और मुद्दों पर ले जाया जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल आज पूरे देश में ईद की धूम मची हुई है। जी हाँ, सब तमाम लोग ईद मना रहे हैं और आप लोगों को भी ईद की बधाई हो दोस्तों। तमाम लोग, आज हमने देखा कि ईद पर सब भाईचारे के साथ गले मिल रहे हैं। ऐसे में ईद की
तमाम लोगों को बधाई हमारे चैनल की तरफ से भी। और आपको बताते चलें कि फ़िलहाल आज ईद का दिन बहुत ही पावन दिन होता है मुस्लिम भाइयों के लिए, तो उन सब लोगों को बधाई हो। और ऐसे में दोस्तों सब लोग भाईचारे से एकजुट होकर रहें ताकि बीजेपी का जो मुकाबला है वो आगे भी इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से किया जाए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और ख़ास करके हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम अल्पसंख्यक भाई और दोस्तों तमाम वो लोग जिन्होंने सपोर्ट किया इंडिया गठबंधन को, उनका हाथ जोड़कर मैं नमन करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि उन लोगों ने काबिल तारीफ़ काम किया है बीजेपी को उसकी असली जगह दिखाकर। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी का बड़ा दावा। ममता बनर्जी बोली भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद संपर्क में हमारे। दरअसल दोस्तों पहले तो महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और अब जो है यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल, बीजेपी हर जगह से क्रैक होने वाली है। बस अब तो आप इंतज़ार कीजिए दोस्तों कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो एक एक कर कर कैसे क्रैक करने वाले हैं इन्हीं की पार्टी को। सीधी सी बात ये दोस्तों, जिन लोगों ने अपना समर्थन बीजेपी को दे रखा है वो जितनी जल्दी समर्थन वापस ले लें उतना अच्छा होगा, क्योंकि एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है दोस्तों, जो लोग बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं वो लोग ये नहीं जानते कि बीजेपी इतनी शातिर है दोस्तों कि उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप देगी। और नंबर दोस्तों चिराग पासवान, जयंत चौधरी, टीडीपी, ये सब एक चीज़ नहीं जानते कि बीजेपी बहुत शातिर है, जब उसको सरकार तोड़ना होगी, गिराना होगी तो बड़ी आसानी से कर देगी। लेकिन इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर घमासान भी मचा हुआ है और ये कहा भी जा रहा है कि फ़िलहाल बीजेपी को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हमने इस चीज़ की दोस्तों बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र के साथ तो खिलवाड़ करती ही है, लेकिन गिरी हुई सरकार, बनी हुई सरकारों को गिराना, उनके एमएलएस को ख़रीदना, हाउस ट्रेडिंग करना दोस्तों, ये तमाम चीज़ें बीजेपी की पहचान है। और ये चीज़ें कई बार कई तरीके से आप लोगों को बताई गई हैं और आप लोगों ने अब की बार जो चीज़ों को समझा है, मैं ये कह सकता हूँ आज की तारीख में दोस्तों पूरी जिम्मेदारी के साथ कि मेन स्ट्रीम मीडिया को अब कोई नहीं देखता है। अब लोग यूट्यूब पर एक्टिव हैं, अब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अब लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पर हमें सच देखने को मिलेगा, क्योंकि चाहे दोस्तों अजीत अंजुम सर हों, अभिसार शर्मा सर हों और जो है तमाम बड़े बड़े जितने भी रविश कुमार सर हों, ये सारे के सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। हम हैं दोस्तों आप तक सच पहुँचाने का काम करते हैं और हम ने उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जो सच्चाई की तरफ जाती हैं, चाहे वो रविश कुमार सर हों, अजीत अंजुम सर हों, इनसे भी काफ़ी कुछ सीखा है। तो जाहिर सी बात है कि सच्ची खबरें जो है वो आप तक पहुंचाना चाहिए, यही एक सच्चे पत्रकार का काम होता है। ये नहीं कि मीडिया में दुनिया में चल और कुछ रहा है, महंगाई, गरीबी, लोग मारे जा रहे हैं और उधर हम लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें करने। आप सोचिए अगर हम लोग भी वही शुरू कर दें कि नरेंद्र मोदी की वाहवाही करने लगें, नरेंद्र मोदी से जुड़ जाएं, तो दोस्तों फिर सच्चाई कौन बताएगा। इसीलिए सच आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने घर वालों को भी सोशल मीडिया से ही जोड़ें और सबको मना करें कि मेन स्ट्रीम मीडिया देखना बिल्कुल छोड़ दें। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि अब तो लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया देखना छोड़ ही दिया है, लेकिन फिर भी जो लोग देखते हैं वो भी छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों अब मीडिया में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है और वो है मोदी सरकार की नाकामी को, एक तरीके से ये कह सकते हैं नाकामी को उसमें कैसे बदलना है सक्सेसफुल में, ये गोदी मीडिया कर रही है। तो फिलहाल ये आप सच्चे से समझ सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगेगा झटका। उपचुनाव में दोस्तों एक बार फिर से अखिलेश और राहुल की जोड़ी दिखाई देगी। हालांकि दोस्तों मैं उपचुनाव को इतना सीरियसली इसलिए नहीं लेता हूं कि इस चुनाव में इतना दम फिर भी नहीं दिखाता विपक्ष, क्योंकि वो जाहिर सी बात है रैलियां नहीं करता उपचुनाव में जिन सीटों पर चुनाव होते हैं। लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई देती है दोस्तों कि जब मेन चुनाव आया अब की बार, मैंने देखा था कि बड़े बड़े लोगों ने, अपनी विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी। कोई कह रहा था कि बीजेपी बड़ी आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी, और ये शब्द किसी और ने नहीं बल्कि दोस्तों सबसे बड़े चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर ने कही थी। प्रशांत किशोर अपने आप को बहुत बड़ा वो मानते हैं दोस्तों चुनावी रणनीतिकार, लेकिन अब मेरे समझ में आ चुका है कि प्रशांत किशोर दोस्तों एक रणनीतिकार नहीं बल्कि दोस्तों वो भी इस खेल में एक बच्चे ही हैं अभी भी। क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के सामने नहीं टिक पाएगा। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि अरे अभी बहुत देर में शुरुआत की इंडिया गठबंधन, अगर पहले बनता तो और अच्छा काम हो जाता, बीजेपी आंकड़ा पार कर लेगी जीत का। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, जो
योगेंद्र यादव ने आंकड़ा बताया था और जो राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन ही बीजेपी को टक्कर देगा और वो तोड़ देगा, और वो काम हुआ दोस्तों। वो बात अलग है कि टीडीपी और बिहार सरकार के बल पर सरकार बना ली बीजेपी ने, लेकिन नरेंद्र मोदी को जनता ने नकार दिया और विपक्ष ने इस बार 100 से भी ज़्यादा सीटें हासिल कर कर बीजेपी को वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ से दोस्तों वो बहुत छोटी दिखाई देगी हमें, जहाँ से वो अपना कोई फैसला दोस्तों अकेले अपने दम पर नहीं ले पाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास वो पावर नहीं है कि वो अपने दम पर कोई भी फैसला ले ले। इस वक्त दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है बीजेपी में, और एनडीए के सामने खड़ा है मजबूती से इंडिया गठबंधन। तो सरकार कभी भी पलट सकती है और उस दिन जश्न ज़रूर मनाया जाएगा जिस दिन पलटी जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में दोस्तों हुई दो फाड़, महाराष्ट्र से लेके बिहार तक दरार दोस्तों। दरअसल दोस्तों कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनको लेकर अब बीजेपी खुद ही चिंता में है, क्योंकि जो जितने भी बड़बोले थे वो सारे के सारे दोस्तों औंधे मुँह गिर गए। सबसे पहले दोस्तों ओपी राजभर, बड़े बड़े बोलना मैं प्रचार नहीं करूँगा तो भी जीत जाऊँगा, हार गए ओपी राजभर, जो योगी से भीख मंगवा रहे थे। फिर विपक्ष को जब बीजेपी में फिर शामिल हो गए तो कह रहे थे विपक्ष तो 100 सीटें भी नहीं ला पाएगा, 50 भी नहीं ला पाएगा, लेकिन दोस्तों ओपी राजभर खुद हार गए और इंडिया गठबंधन ने कमाल कर दिया। अब ओपी राजभर कह रहे हैं कि हम बीजेपी की वजह से हार गए। और था दोस्तों निशान पार्टी के, निशान का बेटा जो खड़ा हुआ था उनका बेटा भी हार गया। उधर अनुप्रिया पटेल दोस्तों वो भी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। उधर जयंत चौधरी दोस्तों, इन्होंने भले ही सीट जीत ली हो तो, लेकिन जयंत चौधरी भी बीजेपी के ऊपर एक बोझ की तरह बन गए हैं। तो यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को अब ये लोग हारे वो लोग बोझ लगने लगे। सबसे बड़ी बात ये बीजेपी सोच रही है अब इनका क्या किया जाए, क्योंकि जितने भी लोग थे जो बड़े बड़े बोल रहे थे दोस्तों हम चुनाव जीतेंगे, उधर से अपने बेटे को उतार देना, इधर से खुद खड़े हो जाना। आखिरकार दोस्तों नरेंद्र मोदी को जनता ने ऐसा सबक सिखाया है दोस्तों कि अब नरेंद्र मोदी जब सत्ता से जाएंगे बाहर तो हमेशा याद रखेंगे कि वो जो 400 का नारा दिया था वो अधूरा रह गया। मुझे अब तक की जो मैंने हिस्ट्री देखी है दोस्तों, जो बड़े बड़े बोलता है राजनीति में और जो कुछ नारा दे देता है ना एक, उसकी हार निश्चित होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में एक नारा दिया था शाइन इंडिया का। वो कह रहे थे कि शाइन इंडिया, क्योंकि मैंने पुराना वीडियोस देखता रहता हूँ, मैंने आपको बताया था जो नॉलेज लेता रहता हूँ मैं, तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक पुराना वीडियो देखा। वो वीडियो था 2004 का, यानी कि 2004 का। 2004 के उस वीडियो में ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार की बड़ाइयाँ गिनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और कह रहे हैं शाइन इंडिया का नारा दे देते हैं। लेकिन दोस्तों 2004 का आंकड़ा और 2024 का आंकड़ा, ये जो 4 का आंकड़ा है ना, ये बीजेपी के लिए पनौती है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी हार गए। उनकी सरकार दोस्तों बहुमत का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जब बहुमत का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई तो फिर बीजेपी क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, आज देश की स्थिति दोस्तों बिगड़ चुकी है। बीजेपी कैंडिडेटों को बड़ा झटका लग रहा है और दोस्तों आने वाले समय में ये साफ हो चुका है, ये बेसाखी वाली सरकार गिरेगी, और जब गिरेगी दोस्तों तब इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना लेगा और फिर देश को वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे जो सरकार ने किए हैं, क्योंकि इस सरकार से कोई उम्मीद करना बेकार है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल नरेंद्र मोदी को लगेगा 440 वाट का झटका। इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी देंगे चुनौती। नरेंद्र मोदी दोस्तों अभी से सांसें फूलने लगी, क्योंकि राहुल गांधी तो वो नेता है जिसने नरेंद्र मोदी की दोस्तों ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी साख हिला डाली। राहुल गांधी तो वो नेता है जिसने राहुल गांधी की छवि ख़राब की थी पप्पू नाम देकर। उस राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की छवि ख़राब कर दी दोस्तों, तानाशाह और डिक्टेटर कहकर। क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी की छवि इतनी ख़तरनाक डैमेज हुई है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं। इस बात को राहुल गांधी ने प्रूव कर दिया लोगों में, और लोगों ने मान लिया उस चीज़ को कि नरेंद्र मोदी 400 जीतकर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ख़त्म कर देंगे, दलित पिछड़े आदिवासी भाइयों का हक़ छीन लेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है। जब बीजेपी बड़े बड़े समाज के लोगों को दोस्तों न्याय देती है, और इधर दोस्तों अगर बात की जाए बेचारे लोगों की, तो इधर बीजेपी धोखे देती है उन्हें। ख़ास करके दलित भाइयों के ऊपर मूत दिया जाता है उन्हें।